हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कॉमर्स में वाणिज्य में लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब नया वीडियो अपना अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कॉमर्स में वाणिज्य में लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदु की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना लेसन प्लान कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आपको लिखते हैं दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बनाते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपनी लेसन प्लान को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में डिनोट करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम कक्षा में 9th लिखें, इसका मतलब है कि हम 9th क्लास के लिए अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो उप विषय। अगर आपका उप विषय है तो आप लिखोगे, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट्स लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने को दौरान जो समय आपको दिया जाता है या पाठ्य योजना बनाने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब है कि हमें 35 मिनट्स मिला है पाठ्य योजना और टीचिंग करने के लिए। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है सुपरमार्केट, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है सुपरमार्केट। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के ब्लॉक में, इस विषय के इंडेक्स में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब यह होता है कि जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि जैसे कि सामान्य उद्देश्य में, जैसे कि आप कॉमर्स में या वाणिज्य में 1 से 35 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने वाणिज्य में, कॉमर्स में 1 से 35 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य बार बार आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट है छात्रों को कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करके सुपरमार्केट के विषय में विस्तृत जानकारी देना है। दूसरा पॉइंट है छात्रों को सुपरमार्केट से होने वाले लाभ से परिचय कराना है। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को सुपरमार्केट का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करने योग्य बनाना है। चौथा पॉइंट्स हमारा है छात्रों को व्यापार में समय की बचत हेतु सुपरमार्केट के महत्व को समझने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को सुपरमार्केट के नमूने का प्रदर्शन करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। विशिष्ट उद्देश्य, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यह ज्ञानात्मक उद्देश्य, और दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों को सुपरमार्केट के अर्थ का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को सुपरमार्केट के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को सुपरमार्केट की कार्य प्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को सुपरमार्केट के महत्व को समझने योग्य बनाना।
कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों को सुपरमार्केट के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को सुपरमार्केट के आकार के बारे में प्रत्याशमन करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होती है। ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके आप बच्चों को कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं, समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। पूर्व ज्ञान जो होता है वो लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हैं छात्र बाजार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं और छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, जब हमें फल खरीदने होते हैं तो हम किससे खरीदते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं फल हम फल वाले से खरीदते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, हम कापी किताब पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ कहाँ से खरीदते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें स्टेशनरी की दुकान से खरीदते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, खाने पीने का एवं रसोई का सामान किससे खरीदते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं रसोई की ज़रूरत की वस्तुएं किराने वाले से खरीदते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, यदि ये सब सामान एक जगह मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं आता है, चौथे क्वेश्चन के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो पहले मैं बता दूं कि ये उद्देश्य कथन में आप एक लाइन लिख सकते हो, आज हम सुपरमार्केट के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन का मतलब होता है कि जो टॉपिक मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में आपको बच्चों को विस्तार से बताना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप एक लाइन लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब है कि आप जो पार्ट है, जो चैप्टर है, उसको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने के लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम और इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, इस कॉलम में हम व्याख्या करते हैं। और तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र क्रियाओं कॉलम, इस कॉलम में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम, इस कॉलम में हम व्याख्या करने वाले तथ्यों का इस कॉलम में हम व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या करने का टॉपिक हमारा यहाँ पे है सुपरमार्केट का अर्थ। सुपर बाजार फुटकर व्यापार करने वाली एक व्यापारिक संख्या होती है जिसका उद्देश्य मध्यस्थों को समाप्त करके उपभोक्ता को कम कीमत पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराना है। वस्तुओं का विक्रय दाम दो मालों के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसमें अलग अलग विभाग या स्टॉल बने रहते हैं जहां भिन्न भिन्न वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। इसका संचालन स्वयं सेवा के आधार पर किया जाता है।
इसमें वस्तुओं की बिक्री के लिए विक्रेता नहीं रखे जाते। ग्राहक इनमें घूम फिर कर खुली अलमारियों में रखी वस्तुओं में से पसंद की वस्तुएं छांट लेता है और उन्हें ट्रॉली में रखकर काउंटर तक ले जाता है, जहां पर क्लर्क बिल बनाकर कीमत वसूल कर लेता है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे सुपर बाजार, फुटकर, व्यापारिक संस्था, सिद्धांत, दाम दो माल लो। इसका मतलब है कि दाम दो माल लो। संचालन स्वयं सेवा, इसमें वस्तुओं की बिक्री के लिए विक्रेता नहीं रखे जाते हैं। इसमें अलग अलग विभाग या स्टॉल बने रहते हैं। चौथा पॉइंट्स लिखेंगे, इसका संचालन स्वयं सेवा के आधार पर किया जाता है। व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, सुपर बाजार किस प्रकार की व्यापारिक संस्था है? तो छात्र आंसर देते हैं फुटकर व्यापार करने वाली। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं मध्यस्थों को समाप्त करके उपभोक्ता तक कम कीमत पर सामान पहुँचाना। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए 4 कॉलम आप फिर से बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों को मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। सुपर बाजार से निम्नलिखित लाभ है, एक ही स्थान पर आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। उपभोक्ता को कम कीमत पर उनका सामान मिल जाता है। कम कीमत होने के कारण बिक्री अधिक होती है। वस्तुओं के चयन में सुविधा रहती है। व्याख्या करने के वस्तुओं के चयन में सुविधा रहती है। ग्राहकों के समय की बचत होती है। दाम निश्चित होने के कारण ग्राहकों को मोल भाव नहीं करना पड़ता है, अतः ग्राहकों का विश्वास बना रहता है। सुपर बाजार की निम्नलिखित हानियां हैं। इन्हें बनाने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता रहती है। शहर के बीच में ज़्यादा जगह मिलना मुश्किल होता है। खुली अलमारी में रखे जाने के कारण वस्तु चोरी होने का भय रहता है। सुपर बाजार की स्थापना के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। कुछ वस्तुओं के विक्रय के लिए यह बाजार अनुपयुक्त रहते हैं, जैसे भारी वस्तुएं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, सुपरमार्केट के लाभ, कम कीमत, मोल भाव की आवश्यकता नहीं, एक ही स्थान पर घरेलू वस्तुओं की प्राप्ति, अधिक बिक्री तथा लाभ, नगद बिक्री तथा लाभ, ग्राहकों का विश्वास, वस्तुओं के चयन की सुविधा। सुपर बाजार की हानियाँ, चोरी होने का भय, भारी वस्तुओं के लिए अनुपयुक्त, ज़्यादा जगह, ज़्यादा पूंजी। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य मुख्य पॉइंट्स के रूप में लिखेंगे आप। उसके बाद आप
छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं, और अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, वस्तुएं खुली अलमारियों में रखने से किस चीज़ का भय रहता है। तो छात्र आंसर देते हैं, उन चीज़ों के चोरी हो जाने का भय रहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों जो है, सुपर बाजार के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता क्यों रहती है। तो छात्र आंसर देते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, अतः ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। व्याख्या करने के छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं, और गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों आप सब सुपर बाजार के बारे में लिखकर लाएंगे। इस तरह से आप वाणिज्य में, कॉमर्स में लेसन प्लान खुद से और ईजी आसानी ढंग से बना सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेक श्योर फ्रेंड, इसे ज़रूर आप ट्राई करिएगा, इस वीडियो को देख के बनाने की कोशिश करिएगा। वीडियो में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते आए हैं उस तरीके से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं आपसे अब विदा देती हूँ। थैंक यू सो मच।